सभी विद्यार्थियों का इन हाई क्लासेज वन में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखे होंगे, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं और ये फाइनल एग्जाम है। यही आपका जो रिजल्ट है वो एनालिसिस करेगा, आपका कितने परसेंट आएंगे, कितने अच्छे नंबर आएंगे और आप कैसे पेपर सॉल्व करेंगे। आज हम 9th क्लास का विज्ञान का पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। मैक्सिमम अंक होगा 80 और आपके पास 3 घंटे होंगे। 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए, जो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए किस तरह सॉल्व करने उसको आपको 15 मिनट अलग से मिलेगी। यहाँ कुछ सामान्य दिशा निर्देश दिए हुए हैं। पहला है कि इस प्रश्न पत्र में 3 खंडों में 39 प्रश्न है, 39 क्वेश्चन है। खंड ग में जीव विज्ञान, खंड ख में रसायन विज्ञान और खंड ग में भौतिक विज्ञान से संबंधित है। सभी खंड अनिवार्य हैं, हालांकि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। हाँ, छात्र से अपेक्षा की जाती है कि वह इनमें से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर दे। जो ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, उन दोनों में से एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, वो आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण की उत्तरदायी है। हमें बताना है कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कौन सा अंग है। राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक या रसदानी। जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम उत्तरदायी होता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, रक्त को संयोजी ऊतक कहा जाता है। ठीक है, रक्त को एक तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह शरीर के अंगों को जोड़ता है। ऑप्शन बी, यह पदार्थों के परिवहन में मदद करता है। ऑप्शन सी, इसमें तरल अधात्री होता है और विभिन्न अंगों को कार्यात्मक रूप से जोड़ता है। या ऑप्शन डी, इसमें रेसे होता है। अब देखो, जो रक्त होता है, ब्लड होता है, तरल अधात्री मैट्रिक्स होता है इसमें, और यह विभिन्न अंगों को कार्यात्मक यानी क्रिया के रूप में जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें तरल अधात्री है और विभिन्न अंगों को क्रियात्मक रूप से जोड़ता है। तीसरा क्वेश्चन है, कार्क और कोशिकाएं किसकी उपस्थिति के कारण गैसों के लिए अभेद होती है। ऑप्शन ए लिग्निन, ऑप्शन बी सुबेरिन, ऑप्शन सी क्यूटिन या ऑप्शन डी पेक्टिन। क्यूटिन पत्तियों पर पाया जाता है। ठीक है, तो सुबेरिन होता है ना, वो कोर कोशिका में पाया जाता है, जिसके कारण गैसों के लिए अभेद होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, जाइलम के मुख्य जल संवाहक तत्व कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए चालनी लयिकाएं और साथी कोशिकाएं, ऑप्शन बी वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, ऑप्शन सी पैरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन डी कोलेनकाइमा और जाइलम रेसे। ठीक है, तो जाइलम के मुख्य जल संवाहक, जाइलम का कार्य क्या होता है, जल का संवहन करना, और फ्लोएम का होता है भोजन का संवहन करना। तो जाइलम में कौन कौन से संवाहक तत्व है, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं होती है, वो जाइलम के मुख्य जल संवाहक तत्व है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाला एक जैविक कारक है। कि फसल उत्पादन को कौन सा एक जैविक कारक प्रभावित करता है। ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी खरपतवार, ऑप्शन डी मृदा पीएच। अब देखो, जो खरपतवार होती है वो फसल के साथ प्रतिद्वंदिता करती है, उसको भी पानी चाहिए, खाद उर्वरक चाहिए होते हैं। तो जो हम पौधों को देते हैं, फसल को देते हैं, उसके साथ ही प्रतिस्पर्धा करते हैं। कौन करते हैं? जो खरपतवार है वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी खरपतवार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हरी खाद का एक उदाहरण है। कि हरी खाद का एक उदाहरण बताना है। यूरिया एक उर्वरक हो गया, बी ग्वार हो गया, सी गाय का गोबर, या ऑप्शन डी कंपोस्ट। ठीक है, गाय का गोबर जैविक खाद हो गया। ठीक है, और हरी खाद ग्वार क्या होता है। अगर हमें कोई फसल आगे करनी होती है, तो जैसे ग्वार है या फिर एक ढैंचा भी होता है हरी फसल, उसको हम उगा देते हैं और फसल होने के बाद 2 से 2.5 फुट होने के बाद उसको हम ट्रैक्टर चलाकर जोत देते हैं, और वो खाद का रूप में काम आता है, हरी खाद के रूप में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्वार। सातवां क्वेश्चन है, पशुपालन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पशुपालन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मानव जनसंख्या बढ़ाना, पशु आधारित खाद्य उत्पादन बढ़ाना, पादप प्रजनन या वन प्रबंधन। तो पशुपालन का मुख्य उद्देश्य होता है हमारा
पशु आधारित खाद्य उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है, जिससे हमारा खाद्य उत्पादन बढ़ सके। आठवां हमारा अभिकथन तर्क और तर्क आधारित क्वेश्चन है। विकल्प ए और कारण आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी लिखना है हमें, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी तब होगा ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी जब होगा ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। अभिकथन दिए हुए हैं विसरण और परासरण समान प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, विसरण और परासरण समान प्रक्रियाएं हैं। कारण दिया हुआ है दोनों में अणुओं की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति शामिल है। अब देखो, विसरण और परासरण दोनों सामान्य प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। दोनों में अणुओं की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति शामिल है, ये भी सही है। परंतु क्या होता है, जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है, तो बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नवा क्वेश्चन है हमारा एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका को एक सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा गया है। यह पहचानने के लिए कि दो विशेषताओं की सूची बताए कौन सी पादप कोशिका है और कौन सी जंतु कोशिका, या दोनों में से एक करना है। इनमें से एक कोशिका को सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा गया है और पाया गया कि इसमें कोई स्पष्ट केंद्रक या झिल्लियुक्त कोशिकांग नहीं है। कोशिका के प्रकार का नाम बताना है हमें और ऐसी कोशिकाओं वाले जीवों का एक उदाहरण देना है। एक तो कोशिका भित्ति, जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका में। सेलुलोज से बनी एक कठोर बाहरी दीवार होती है जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक मौजूद होते हैं। पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। बिना स्पष्ट केंद्रक वाली कोशिका कौन सी होती है, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसमें क्या होता है, कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। उदाहरण है बैक्टीरिया, जीवाणु, ठीक है। 10वां क्वेश्चन हमारा कोशिकाओं पर प्रभाव। विलयन दिए हुए, उन विलयनों का हमारा जंतु कोशिका और पादप कोशिका पर प्रभाव बताना है। अल्प पराशरी विलयन होता है। जंतु कोशिका फूलकर फट जाती है, फूल जाती है, फट भी सकती है, और पादप कोशिका उसमें क्या होती है, सख्त हो जाती है, ठीक है। अगर अति पराशरणी विलयन होगा तो जंतु कोशिका सिकुड़ जाएगी और पादप कोशिका में जीव द्रव कुंचन हो जाएगा। समपराशरी विलयन में क्या होगा, जंतु कोशिका में कोई बदलाव नहीं होगा, ना पादप कोशिका में भी कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। अल्प पराशरणी का मतलब थोड़ा लिक्विड होता है, जिसको हम बोल सकते हैं तनु विलयन, और अति पराशरणी को मतलब सांद्र विलयन, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है हमारा एक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स की संरचना का वर्णन करें और उसके कार्य बताने हैं। तंत्रिका कोशिका क्या होती है, इसके मुख्य भाग जो हमारी न्यूरॉन्स होती है, तंत्रिका कोशिका की संरचना। अब देखो, पहला हो गया डेंड्राइट्स, इसको हम ध्रुमिका बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है, सूचनाएं प्राप्त करना। सूचनाएं प्राप्त कौन करता है, ध्रुमिका या डेंड्राइट्स। दूसरा होता है साइटोन्स, इसको हम कोशिका काय बोलते हैं। ये केंद्रक वाला हिस्सा होता है साइटोन्स। और दूसरा होता है एक्सोन या तंत्रिकाक्ष, ये संदेशों को आगे पहुंचाने का काम कौन करता है, एक्सोन या तंत्रिकाक्ष। कार्य क्या है, देखो, शरीर के विभिन्न अंगों से मस्तिष्क तक संदेशों का विद्युत आवेगों के रूप में संचरण कौन करता है, न्यूरॉन्स, ठीक है। कौन करता है, ये न्यूरॉन्स करता है। शरीर के विभिन्न अंगों से मस्तिष्क तक, ठीक है। पहले क्या होता है, जो विभिन्न अंगों में संवेदनाएं आ रही है उनको मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है, ये न्यूरॉन्स पहुंचाते हैं। न्यूरॉन्स का काम होता है, आवेगों के रूप में उनका संचरण करता है। 12वां क्वेश्चन है पशुओं में दूध उत्पादन की गुणवत्ता सुधार के लिए 3 तरीके हमें बताने हैं कि 3 तरीकों को बताइए जिनसे हम पशुओं के दूध उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार कर सके। पहला, उन्नत नस्लें होंगी। विदेशी या संकर नस्लों का चयन करना चाहिए हमें, जिनमें दूध देने की लंबी अवधि हो, यानी वो लंबे समय तक दूध देते रहे। ऐसे उन्नत नस्लों का हमें उपयोग करना चाहिए, उनका चयन करना चाहिए। संतुलित आहार, दूसरा क्या है, संतुलित आहार है कि पशुओं को अगर हम पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व, चारा और खनिज युक्त भोजन देंगे तो वो हमें क्या करेंगे, दूध उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, स्वास्थ्य और स्वच्छता।
अगर हमें पशुओं में दूध उत्पादन को बढ़ाना है, उसकी गुणवत्ता में सुधार करना है, तो पशुओं के स्वास्थ्य पर भी हमें ध्यान देना होगा और उनकी स्वच्छता पर भी हमें रखें कि जो वो रहते हैं वहां साफ सफाई अच्छे हो और बीमारियों से बचाव हेतु नियमित टीकाकरण होता रहे। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, केले और आम के तने का एक उदाहरण दीजिए कि केले के तने को यांत्रिक सहायता कौन सा ऊतक प्रदान करता है। जो पैरेनकाइमा होता है या कुछ मामलों में कोलेनकाइमा, ये क्या करता है, केले के तने को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। अभी देखो बी क्वेश्चन पूछा है, जल संवाहक ऊतक का नाम बताइए। अभी हमने पढ़ा था जल संवाहक ऊतक जाइलम होता है और भोजन के लिए क्या होता है, फिलोएम होता है। क्या होता है, फिलोएम। भोजन के लिए भोजन का संवहन कौन करता है, फिलोएम। सी या डी में से कोई सा भी एक करना है, या तो सी कर लो या डी कर लो। एपिडर्मिस के कार्य बताने हमें। एपिडर्मिस के कौन कौन से कार्य होते हैं, पौधों की रक्षा करना और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, जो पादपों की एपिडर्मिस सतह होती है, बाहरी सतह होती है, वो करती है। डी, फ्लोएम के 4 अवयव बताने हैं, कौन कौन से हैं, चालनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम, पैरेनकाइमा और फ्लोएम रेसे। ये 4 अवयव है फ्लोएम के, जो भोजन का संवहन का कार्य करते हैं, जिसमें फ्लोएम का साथ देते हैं। 14वां क्वेश्चन है हमारा, ए या बी में से किसी एक का उत्तर दीजिए। कोशिकाओं के कार्य बताने हैं। केंद्रक का कार्य, कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। जो कोशिका पर नियंत्रण कौन करता है, केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा उत्पादन का कार्य किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का। गोल्जी बॉडी, गोल्जी उपकरण, पैकिंग और संचयन का काम किसका है, गोल्जी उपकरण का होता है। लाइसोसोम, कोशिका की सफाई का काम भी किसका होता है, लाइसोसोम का होता है। इसको आत्मघाती थैला भी कहते हैं, आत्मघाती थैला। अंतःप्रदवी जालिका, ये प्रोटीन या लिपिड निर्माण का कार्य करती है, अंतःप्रदवी जालिका। अब ए या बी दोनों में से एक करना है। बी है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच प्रमुख अंतर बताना है हमें। कौन कौन सा अंतर है प्रमुख, देखो जैसे कौन कौन से हो सकते हैं। केंद्रक की उपस्थिति, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक हो भी सकता है और नहीं भी होता। यूकैरियोटिक में तो होता है, आकार अनियमित होता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में नियत और झिल्ली युक्त अंग यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है हमारा, एमसीक्यू वाला स्टार्ट हो रहा है ये पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अवस्था का गुण नहीं है। हमें बताना है कि ठोस अवस्था का गुण नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से 3 में ठोस अवस्था का गुण है और 1 ठोस अवस्था का गुण नहीं है। ए, निश्चित आकार, ये तो होता ही है, ठोस का निश्चित आकार होता है। असंपीड्यता, ठीक है, संपीड्य का मतलब है फैलना और असंपीड्य का मतलब उसको हम फैला नहीं सकते। निश्चित आयतन, निश्चित आयतन भी होता है। उच्च विसरण दर, ठीक है, उच्च विसरण दर। देखो उच्च विसरण दर गैसों में होती है, ना कि ठोसों में, तो ये गलत हो जाएगा, उच्च विसरण दर। 16वां है हमारा, रक्त किस प्रकार का मिश्रण है। ए, वास्तविक विलयन, ऑप्शन बी निलंबन, ऑप्शन सी कोलाइड, ऑप्शन डी यौगिक। जो रक्त होता है, ब्लड है हमारा, एक तरल कोलाइड है। कौन सा है, तरल कोलाइड है। 17वां क्वेश्चन है हमारा, CO2 का आणविक द्रव्यमान है। ए 22 म्यू, 28 म्यू, 44 म्यू या 32 म्यू। अब देखो कैसे निकालते हैं आणविक द्रव्यमान। हमारे पास CO2 है, CO2, ठीक है, यहां निकाल लेते हैं। तो कार्बन का होता है 12, ठीक है, द्रव्यमान, और ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 16। अब देखो किसका कितने यूनिट है, CO2, तो 12, कार्बन 1 है हमारे पास, तो 1 कर लेंगे, O2 2 है, तो 16 दूनी 32, तो 12 प्लस 32 तो बराबर कितना आ जाएगा, 44 म्यू, ठीक है, तो 44 म्यू, तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, 44 म्यू। 18वां वही कथन और तर्क वाला है। अभी कथन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। बिल्कुल सही बात है कि इलेक्ट्रॉन होता है जो विविक्त कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कारण दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते समय ऊर्जा विकृत करते हैं, नहीं करते, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर
चक्कर लगाते समय ऊर्जा विकिरित नहीं करते। ऊर्जा विकिरित कब करते हैं? या तो उच्च कक्षक से निम्न में आते हैं या निम्न से उच्च में जाते हैं, तभी वो ऊर्जा का विकिरण करते हैं। तो यहाँ सी आ जाएगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ये नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार पूछा हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं तो ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। 19वां क्वेश्चन है, वाष्पीकरण और क्वथनांक के बीच दो अंतर बताइए। सतह बनाम पूर्ण भाग। वाष्पीकरण में क्या होता है? केवल तरल की सतह पर होता है। वाष्पीकरण क्या होता है? केवल तरल की सतह पर होता है, जबकि क्वथनांक होता है पूरे तरल में एक साथ उबलता है, वो एक साथ उबाल आती है, एक साथ गर्म होता है। तापमान, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, ठीक है। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, लेकिन क्वथनांक के लिए क्या होता है कि निश्चित तापमान चाहिए होता है, तभी वो क्वथनांक होगा, ठीक है, तभी वो गर्म होगा। 20वां प्रश्न है हमारा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बीच एक अंतर लिखिए। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है, सिर्फ पदार्थ के भौतिक रंगों में परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, ठीक है। और जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन को हम वापस अवस्था परिवर्तन करने पर उसी अवस्था में ला सकते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं है। बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि लकड़ी का जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। ये उदाहरण हो गए दोनों के। 21वां क्वेश्चन है, अष्टक नियम क्या है? एक ऐसे तत्व का नाम बताइए जो इसका पालन करता है। अष्टक नियम क्या होता है? देखो, परमाणु अपने सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए आपस में क्रिया करते हैं ताकि वे एक उत्कृष्ट गैस की तरह स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सके। क्या होता है? कोई भी तत्व होता है वो अपना बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की कोशिश करता है, ठीक है। वो कैसे भी या तो इलेक्ट्रॉन ले या दे, ठीक है, बंद बना के करे, तो वो क्या करता है? अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करता है, एक स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसके उसका विन्यास है, उसकी स्ट्रक्चर है, उसकी संरचना एक स्थिरता प्रदान प्राप्त कर सके। इसे हम क्या कहते हैं? अष्टक नियम कहते हैं। देखो अब हम बता देते हैं तत्व का नियम। नियोन, उत्कृष्ट गैसें होती है, उत्कृष्ट गैसों में सारे अष्टक पूरा होता है। जैसे देखो, हरिनारायण और कराले एक्सरे, मैं यहां तुम्हें 2-3 बता देता हूं। यार, हरिनारायण, हीलियम का 2, 2, 8 और 2, 8 और 8, ये स्थायी कक्षक है, ठीक है। इनको ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेना ना देना। ऐसे ही क्या करता है? सोडियम होता है। अब देखो, सोडियम Na11, 2 + 2, 8 और 1, ठीक है। क्लोरीन का क्या होता है? 2, 8 और 7। अब ये क्या करेंगे? अब ये इसके में 1 है और इसके में 7 है बाहरी कक्षक में। ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों का आपस में संयोजन कर लेंगे, लेके देके आपस में क्या कर लेंगे? बंद बना लेंगे। सोडियम क्या है? इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्लोरीन को दे देगा, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? +1। अब ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज। अब इसमें देखो, सोडियम में 2 और 8 रह गए और इसमें 2, 8, 8, इनका बाहरी कक्षक क्या हो गया? पूरा हो गया। 22वां क्वेश्चन है हमारे यहां, ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी, दोनों में से एक करना है। समस्थानिक क्या है और संभारिक क्या है? समस्थानिकों के 2 अनुप्रयोग बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समस्थानिक में तो क्या होता है? एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है, ठीक है, मास होता है, वो भिन्न भिन्न होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। अब देखो, इंपॉर्टेंट है ये भी, सिर्फ हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है ना, प्रकृति में उनका ही नामकरण किया गया है, बाकी किसी और के तत्वों का नामकरण नहीं किया गया है। देखो, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्राइटेरियम 1H3। अब देखो, इसमें एटॉमिक नंबर सबका बराबर है, 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, पर एटॉमिक मास है सबका अलग अलग है। देखो 1, 2, 3 यहां अलग अलग हो गया, तो ये क्या है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है जिनका नामकरण किया गया है। संभारिक में इसका उल्टा होता है, अलग अलग तत्वों के 2 परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है। और समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु संख्या समान होती है,
द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, परंतु संभारित में क्या होता है, द्रव्यमान संख्या समान होती है और परमाणु संख्या भिन्न होती है। अब देखो कि उदाहरण के लिए कैल्शियम Ca2040, ऑर्गन 1840। अब देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर सेम है, परंतु क्या है, ऑर्गन का 18 है, कैल्शियम का 20 है और ऑर्गन का 18 है। इनका एटॉमिक नंबर तो अलग है, परंतु एटॉमिक मास है जो द्रव्यमान संख्या है वो समान है, इसलिए क्या हो गए, समभारिक हो गए। समस्थानिकों के दो अनुप्रयोग हमें बताने हैं। पहला है यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग हम कहां करते हैं, ईंधन के रूप में परमाणु भट्टी में। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। ठीक है, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग हम कहां करते हैं, कोबाल्ट के कैंसर के उपचार में। और आयोडीन के समस्थानिक होता है, उसका उपयोग आयोडीन 131 का उपयोग हम यहां करते हैं, इसका यूरेनियम 92। ठीक है, आयोडीन 131 का उपयोग हम करते हैं और कोबाल्ट 60। ठीक है, CO60। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग हम करते हैं घेंगा रोग के इलाज में। 22वां क्वेश्चन हमारा, एक तत्व X की द्रव्यमान संख्या 27 है और न्यूट्रॉन की संख्या 14 है। X की परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए और X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए। तत्व X को पहचानिए। सबसे पहले तो देखो हमें पता होना चाहिए कि जो द्रव्यमान संख्या दे रखी है वहां 27। ठीक है, द्रव्यमान संख्या दे रखी है 27 और न्यूट्रॉन की संख्या 14। अगर हम 27 में से 14 घटा दें तो प्रोटॉन की संख्या निकल सकती है। ठीक है, परमाणु संख्या की गणना हम जानते हैं, A बराबर Z प्लस N। अब हमारे पास क्या क्या दे रखा है, A दे रखा है और Z दे रखा है, N दे रखा है। ठीक है, Z हमें निकालना है। Z बराबर निकालेंगे तो A माइनस N। 27 में हम जब 14 घटा देंगे तो 13 बचेगा और 13 क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। क्या होता है बेटा, 13 एल्यूमिनियम। तो वो क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, एल्यूमिनियम। परमाणु संख्या 13 है और क्या हो गया, एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालेंगे तो 2 8 और 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 8 और 3। 13 का जब निकालेंगे तो 2 8 और 3 हो जाएगा। K में 2 हो गए, L में 8 और M में 3। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3। तत्व की पहचान मैंने बता दिया, 13 एल्यूमिनियम होता है। 23वां क्वेश्चन है, कारण बताइए। नल का जल एक शुद्ध पदार्थ नहीं है, कि नल का जो जल है एक शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि देखो नल के जल में घुले हुए लवण होते हैं, साल्ट्स होते हैं, विभिन्न साल्ट्स आते हैं और खनिज भी होते हैं, इसलिए यह एक मिश्रण है, शुद्ध पदार्थ नहीं है। पर हमें नल का पानी ही पीना चाहिए। ठीक है, अगर शुद्ध आ रहा है थोड़ा तो हमें नल का पानी ही पीना चाहिए। अगर हम RO का पानी पी रहे हैं तो जो भी घुले लवण और खनिज है वो क्या है, उससे दूर हो जाते हैं और वो हमारे लिए इतना उपयोगी नहीं होता। और क्वेश्चन भी है, दूध एक कोलाइडी विलयन है, इसका हमें कारण बताना है कि दूध में तुमने देखा होगा वसा और प्रोटीन के कण पानी में समान रूप से फैले होते हैं। अगर हम दूध के अंदर हाथ डालते हैं, दूध को अपने हाथ में लेते हैं तो वहां व्हाइट से कण दिखाई देते हैं, प्रोटीन और वसा के कण होते हैं। वो इनके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन वे प्रकाश की किरणों को फैला सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। वे प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। Ca विलयन प्रकृति में स्थिर होता है जबकि निलंबन अस्थिर होता है। हमें बताना है कि विलयन प्रकृति में तो स्थिर होता है लेकिन निलंबन अस्थिर होता है। विलयन के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं और वे समय के साथ नीचे नहीं बैठते, जबकि निलंबन क्या होता है, समय के साथ बैठ जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके कण भारी होते हैं और सांस छोड़ने पर वो नीचे बैठ जाते हैं। अंतर है विलयन में और निलंबन में। 24वां, मिट्टी के घड़ों में पानी को ठंडा करने के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी है। मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें पानी ठंडा रहता है, उस घटना के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी है, उसके लिए वाष्पीकरण। ठीक है, इवापोरेशन के कारण क्या होता है, मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है, पानी जो छिद्र होते हैं उनमें से पानी बाहर निकलता रहता है और हवा लगती रहती है बाहर की और उसके कारण वो ठंडा रहता है। आर्द्र दिनों में, जो नमी वाले दिन होते हैं, कूलर प्रभावी ढंग से काम क्यों नहीं करता, क्योंकि आर्द्रता अधिक होती है। आर्द्रता अधिक होने से हवा में जल वाष्प की मात्रा पहले से ही ज्यादा होती है। क्या होती है, जल वाष्प
पहले से ही ज्यादा होता है, इसलिए जिससे वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। वाष्पीकरण की दर जब कम हो जाएगी तो हमें ठंडक महसूस नहीं होगी। अगर देखो हमारे पसीना आ रहा होगा और हवा चलेगी, हवा लगेगी, तो हमें ठंडा फील होगा। ठीक है, वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने वाले किन्हीं दो कारक बताइए। आप देखो, पहला है तापमान। अगर तापमान में वृद्धि हो जाती है तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, और वायु की गति में भी वृद्धि हो जाती है तो तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तब भी क्या है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। पदार्थ के कणों के किन्हीं दो अभिलाक्षणिक गुणों का उल्लेख करिए। पदार्थ के दो गुण बताने हमें। पहला, जो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, और दूसरा, कण निरंतर गतिशील करते रहते हैं। अब देखो, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है जिसके कारण क्या होता है, कण निरंतर गतिशील रहते हैं, गति करते रहते हैं। 25वां क्वेश्चन है, यहाँ ऑप्शनल दिया हुआ है, ए और बी में से किसी एक का उत्तर करना है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 5 अभिधारणाएं बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। सभी द्रव परमाणु से बने होते हैं। बहुत बढ़िया। सभी द्रव किसके बने होते हैं, परमाणु। हमने पढ़ा था कि सभी द्रव, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किससे बने होते हैं, परमाणु से। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है, जिनको हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। ये सिर्फ डाल्टन के परमाणु सिद्धांत बता रहे हैं, आगे और वैज्ञानिकों ने दिए, उनकी अवधारणा अलग थी। जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही हम उनका नष्ट कर सकते हैं। परमाणुओं का ना तो हम क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, और ना ही हम उनको नष्ट कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होते हैं। जितने भी दिए गए तत्व हैं उनके सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होते हैं। चौथा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण धर्म भी अलग होते हैं। ठीक है, अगर समान परमाणु है तो उनका क्या होगा, द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होंगे, और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। पांचवा, परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। परमाणु क्या होते हैं, पूर्ण संख्या के रूप में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। बी, ए और बी में से दोनों करना है, या ए कर लो या बी कर लो। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। परमाणु द्रव्यमान यूनिट, एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, क्या होता है, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग। कितने भाग, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को क्या कहते हैं, एक परमाणु द्रव्यमान, एक यू, एक एएमयू। ठीक है, अणु क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा बनता है, उनको हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। बहुपरमाणु आयन, परमाणुओं का वह समूह जिस पर नेट आवेश होता है, यानी कुल चार्ज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बहुपरमाणु आयन। संयोजकता क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। संयोजकता क्या होता है, किसी तत्व की संयोजन करने की क्षमता को उसकी संयोजकता कहते हैं। वो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन वो दान करता है, उसको हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। पांचवा है स्थिर अनुपात का नियम, इंपॉर्टेंट है ये भी। स्थिर अनुपात का नियम पूछा जाता है कई बार कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। वो कोई भी यौगिक हो जो उसमें उपस्थित तत्व होते हैं वो हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही विद्यमान होते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। खंड गैस स्टार्ट हो जाता है। एक कार 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटे तक त्वरित होती है। इसका त्वरण हमें बताना है। देखो, 10 सेकंड में 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, त्वरित होती है। तो हमें इसका क्या बताना है, त्वरण बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है यहां हमारे पास 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी दे रखा है
5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 27वां है, एक वेग समय ग्राफ में ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? एक वेग समय ग्राफ में ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए त्वरण, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी दूरी या विस्थापन, ऑप्शन डी त्वरण के परिवर्तन की दर। जो ग्राफ समय और अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या दर्शाएगा बेटा? वो या तो दूरी या विस्थापन, कोई वस्तु कितनी दूर चल रही है या उनके बीच का विस्थापन क्या है। 28वां क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, क्या हो रहा है? पिंड का संवेग हम दोगुना कर रहे हैं और जबकि उसका द्रव्यमान स्थिर रहे तो उसका वेग कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए आधा, ऑप्शन बी दुगना, ऑप्शन सी 4 गुना, ऑप्शन डी समान रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुगना। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ क्या दुगना कर रहे हैं? संवेग दुगना कर रहे हैं। ठीक है, हम ओनली संवेग दुगना कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? उसका वेग भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, जब कोई गेंद एक ऊंचाई से मुक्त पतन में गिरती है तो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? अगर कोई गेंद एक ऊंचाई से मुक्त पतन में गिरती है तो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, शून्य हो जाती है? स्थिर रहती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, तो इसकी यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहेगी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है, जब तापमान बढ़ता है तो हवा में ध्वनि की गति बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर तापमान बढ़ता है तो हवा में ध्वनि की गति भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरंग को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? अभी हमने पढ़ा था ना कि ध्वनि तरंगे सिर्फ किसमें गति करती है? माध्यम में, ठोस, द्रव और गैस में। ठोस, द्रव और गैस, निर्वात में ये गमन नहीं करती। अगर हम गाना चला के एक मोबाइल को हम एक गिलास में बिल्कुल बंद कर देते हैं या किसी ऐसे बॉक्स में बंद कर देते हैं जहां बिल्कुल भी हवा नहीं होती, तो वो ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती। 32वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न 32 में 2 कथन है, कथन और कारण वो बताना है। किसी वस्तु का भार विषुवत वृत्त पर ध्रुवों की तुलना में कम होता है। कारण गुरुत्वीय त्वरण जी का मान विषुवत वृत्तों पर ध्रुव की तुलना में कम है। विकल्प दिए हैं, ए और कारण आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी दिया हुआ है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। और ऑप्शन डी दिया हुआ है, ए असत्य है लेकिन आर असत्य है। अब देखो, किसी वस्तु का भार विषुवत वृत्त पर ध्रुवों की अपेक्षा कम होता है, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, कहां होता है? ध्रुव पर उसका मान सर्वाधिक होता है। कारण क्या है? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण होता है जी, उसका मान विषुवत वृत्त पर ध्रुवों की तुलना में कम होता है और अधिक कहां होता है? ध्रुव पर होता है। तो यहां कथन और कारण दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कथन ए और कारण दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। 33वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न 33 में 2 कथन है, वही अभिकथन और कारण वाला। पराध्वनियां उच्च आवृत्ति की तरंगे हैं। बिल्कुल सही बात है, पराध्वनियां उच्च आवृत्ति की तरंगे होती हैं। कारण दिया हुआ है, पराश्रव्य तरंगे अपनी कम तरंग दैर्ध्य के कारण बहुत छोटे अवरोधों का पता लगा सकती है। ये भी सही बात है कि पराश्रव्य तरंगे क्या होती है? पराध्वनि तरंगे अपनी कम तरंग दैर्ध्य के कारण बहुत छोटे अवरोधों का भी पता लगा सकती है। तो दोनों सही है, ए और आर, और दोनों का कारण भी सही है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चौंतीसवां प्रश्न है हमारा, उत्प्लावन बल को परिभाषित कीजिए। उत्प्लावन बल के बारे में हमने पढ़ाया था, आर्किमिडीज का सिद्धांत है यह किन कारकों पर निर्भर करता है?
जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है, तो किसी तरल में डुबाया जाता है, तो उस द्रव उस वस्तु पर, कि द्रव क्या करता है, उस वस्तु पर, कोई भी वस्तु है उस पर ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल। जो द्रव द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की दिशा में एक बल लगाया जाता है, उस बल को ही हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं, जिससे वो वस्तु ऊपर की तरफ आती है। कारक कौन कौन से कारक है, यह मुख्य रूप से दो कारकों पर निर्भर करता है, द्रव का घनत्व, ठीक है, द्रव का घनत्व और वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन। किस किस पर निर्भर करता है, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का घनत्व और वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन। पैंतीसवां प्रश्न है हमारा, यहां भी ऑप्शन दिया हुआ है, ए या बी में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति दी हुई है 256 हर्ट्ज है और तरंग दैर्ध्य 1.3 मीटर है। इसके वेग की गणना कीजिए, या बी वाला करना है। ध्वनि के बहुल परावर्तन के कोई दो उपयोगी सूची बनाए। ए दिया हुआ है सूत्र, हमें वेग की गणना करनी है, वेग बराबर v इंटू लैम्डा, ठीक है, ध्वनि तरंग का दिया हुआ है। अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, देखो, आवृत्ति दी हुई है, न्यू आवृत्ति दी हुई है, और लैम्डा तरंग दैर्ध्य दे रखा है 1.3। जब हम इसको गुना करेंगे 256 को 1.3 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 256 इंटू 1.3, तो 332.8 मीटर प्रति सेकंड। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में भी, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ध्वनि का वेग क्या है, तो 332.8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ध्वनि के बहुल परावर्तन के कोई दो उपयोगी सूची बनाई, दोनों में से एक करना है। ध्वनि के बहुल परावर्तन के दो मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। पहला, स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप होता है, हमारे हृदय की धड़कन मापता है, वो चिकित्सा में उपयोग होने वाले स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार होने वाले परावर्तन, वहां बार बार परावर्तित होती है, जिसके कारण वो हमें वहां से डॉक्टर के कानों तक पहुंच जाती है और हमें डॉक्टर बताता है कि वो ध्वनि किस प्रकार कार्य कर रही है। दूसरा, मेगाफोन या लाउड स्पीकर, ठीक है, जो हमारा ध्वनि का परावर्तन है उसका उपयोग भी हम कहां करते हैं, मेगाफोन या लाउड स्पीकर में। मेगाफोन, हॉर्न, संगीत वाद्य यंत्रों, इस तरह से डिजाइन किया जाता है इनको कि ध्वनि बहुल परावर्तन के कारण चारों ओर फैलने के बजाय एक विशेष दिशा में आगे बढ़ती है। यही होता है ना कि अगर कहीं गाने बज रहे होते हैं स्पीकर में, तो हमें वो आसानी से सुनाई दे सकता है। तो किसके कारण होता है, ध्वनि के बहुल परावर्तन के कारण वो ऐसा होता है। 36वां क्वेश्चन है हमारा, एक दूरी समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाती है। दूरी समय ग्राफ की ढलान वस्तु की चाल को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, इसका पहचान कैसे कर सकते हैं हम, यदि एक सीधी रेखा होती है, तिरछी है, तो यह एक समान गति को दर्शाती है, ठीक है। अगर ऐसे चलती रहती है तो एक समान गति है। यदि ग्राफ वक्र टेढ़ी मेढ़ी रेखा दर्शाता है, ठीक है, ऐसे दर्शाता है, मान लो वो ऐसे दर्शाता है टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, तो उसका मतलब है असमान गति को दर्शा रहा है। 37वां क्वेश्चन, आर्किमिडीज का सिद्धांत पूछ लिया, देखो यहां, इसके दो अनुप्रयोग का उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट है आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह या आंशिक रूप से डूबी जाती है, तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, जो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। बताया था ना, उत्प्लावन बल भी इसी में होता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह आंशिक रूप से डुबाई जाती है, तो उस द्रव द्वारा ऊपर की दिशा में एक बल लगाया जाता है, उस बल को हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है। जो किसका मान क्या होता है, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। अनुप्रयोग कहां कहां होते हैं, जहाजों और पनडुब्बियों के डिजाइन तैयार करने में हम किसका उपयोग करते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत का। दूसरा, लैक्टोमीटर, जो होता है हमारा दूध की शुद्धता मापने के लिए
डिजाइन किया जाता है उसमें भी आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर तीसरा है, हाइड्रोमीटर जो द्रवों का घनत्व मापने के लिए काम में लेते हैं हाइड्रोमीटर, उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। 38वां क्वेश्चन हमारा, एक क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से गति से आती हुई गति को गेंद पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे खींचता है। ये देखो गति का दूसरा नियम है संवेग में परिवर्तन की दर वाला, ठीक है। यदि वह अपने हाथों को पीछे खींचे बिना गेंद को अचानक रोकने की कोशिश करता है तो उसकी हथेली में चोट लग सकती है और गेंद छिटक भी सकती है। गेंद पर लगाया गया बल उसे विराम में लाता है और गेंद के रोकने के समय को बढ़ाकर प्रभाव बल कम हो जाता है। अब यहां कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें उसको बताना है। संवेग को परिभाषित कीजिए कि संवेग क्या होता है, कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग। P बराबर m इंटू वी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। गति के नियम बताइए जिससे इस स्थिति को दर्शाया जा सकता है। मैंने पहले बताया कि ये गति न्यूटन की गति का दूसरा नियम है जिसे हम संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। इंपॉर्टेंट है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम भी पूछा जा सकता है कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। यहां सी और डी में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है हमें। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद, मास दिया हुआ है 0.5 किलो, गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चाल दी हुई है, चल रही है। इस एक खिलाड़ी इसे 0.2 सेकंड में रोक देता है। खिलाड़ी द्वारा लगाए गए औसत बल को ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, औसत बल ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या क्या दिए, संवेग में परिवर्तन हमें पहले ज्ञात करना है। तो संवेग में परिवर्तन होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग इंटू द्रव्यमान। अब देखो 0.5 दिया हुआ है हमारा द्रव्यमान m, और प्रारंभिक वेग हमेशा 0 है होता है अगर नहीं दिया होता, और अंतिम वेग क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमें जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है। बल, अब हमें बल निकालना है P बटे टी। P दे रखा है हमारा, अभी निकाला है हमने -5, और T समय दे रखा कितना 0.2 सेकंड। तो ये क्या आ जाएगा, -25 न्यूटन आ जाएगा बल, ठीक है। कितना आ जाएगा, 25 बल। अब औसत बल कितना आ गया, 25 न्यूटन है। ऋणात्मक चिन्ह दिशा दर्शाता है कि ये विपरीत दिशा में है, ठीक है, बल के विपरीत दिशा में है। डी है, द्रव्यमान दिया हुआ है एक 3 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 4 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिमान है। द्रव्यमान दिया हुआ है, m दिया हुआ है 3, m दिया हुआ है 3 किलोग्राम और वेग दिया हुआ है v, 4 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिमान है। इसका संवेग ज्ञात करना है p, ठीक है। यहां तो कुछ नहीं करना, p बराबर m इंटू वी होता है, तो m इंटू वी कर देंगे तो आ जाएगा, तो 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका संवेग आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया संवेग, 12 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। 39वां क्वेश्चन है, इसमें भी विकल्प करना है, ए और बी दोनों दे रखे हैं। विकल्प ए है, एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है एग्जाम में, एक जूल कार्य। जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर तक विस्थापित कर देता है, अगर 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित कर देता है तो किया गया कार्य क्या कहलाएगा, 1 जूल। अगर 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को बल की दिशा में ही 1 मीटर दूरी तक विस्थापित कर देता है तो उसको किया गया कार्य है, जो उसको करने में किया गया कार्य है, तो क्या कहलाएगा, 1 जूल कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिख रहा है E के बराबर हाफ mv स्क्वायर। क्या लिखना है, E के बराबर हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है। अगर वो स्थितिज ऊर्जा का पूछता है, यहां गतिज ऊर्जा का पूछा है, अगर वो स्थितिज ऊर्जा का पूछता, स्थितिज ऊर्जा EP पोटेंशियल एनर्जी EP बराबर mgh, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वाकर्षण इंटू हाइट। तीसरा है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो दिया है उसके पार्ट भी सारे इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा संरक्षण का नियम बताइए। ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है,
इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। देखो क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि ना तो हम ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, परंतु उसे हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, सभी अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि हम जो पढ़ा रहे हैं एम हाई क्लासेज 1 में जो भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी सैंपल पेपर करवाए जा रहे हैं, अगर वो आपको अच्छा लगे, आप उससे संतुष्ट है, आपके बच्चों की भलाई के लिए है, तो आप हमें सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। एजुकेशन सब कुछ फ्री है, बच्चों के सब कुछ फ्री है। अगर आप हमें सुपर थैंक्स देंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और उसी मोटिवेशन को आगे बढ़ते हुए हम और भी मेहनत करके बच्चों को आगे से ज्यादा कोशिश करेंगे। अब यहां हमारे पास चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, शक्ति को परिभाषित कीजिए। ठीक है, शक्ति का बताना है हमें और इसका ऐसा ही मात्रक भी लिखना है। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति। और इसका मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक वाट। क्या होता है? वाट। W से डिनोटेट करते हैं वाट को। कार्य करने के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी है? कार्य करने के लिए कौन कौन सी आवश्यक दशाएं होनी चाहिए? सबसे पहले ए, वस्तु पर बल लगना चाहिए। ठीक है, अगर कार्य होगा तो वस्तु पर बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापन होनी चाहिए। ठीक है, वस्तु का विस्थापन होना चाहिए। अगर हम बल लगा रहे हैं और वस्तु विस्थापित नहीं हो रही तो वो कार्य नहीं माना जाएगा। ये दोनों का कंडीशन होनी चाहिए, तभी वो कार्य माना जाएगा, कि वस्तु पर बल भी लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित भी होनी चाहिए उस बल के कारण, तभी वो कार्य माना जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा विकल्प बी 39वां का संख्यात्मक प्रश्न है। एक व्यक्ति 20 किलोग्राम का एक थैला जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाता है। ठीक है, क्या करता है वो? यहां एम दिया हुआ है 20 किलोग्राम और हाइट दी हुई है 2 मीटर ऊपर उठाता है, तो कार्य की गणना कीजिए। W बराबर mgh। अब देखो m दे रखा है और h दे रखा है, तो g ऑलरेडी होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, g का मान ये होता है, तो इनको गुना कर देंगे हम 20 इंटू 9.8 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा? 392 जूल। कार्य कितना आ गया? 392 जूल। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा किन किन कारकों पर निर्भर करती है? सबसे पहला वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग पर। किस पर निर्भर करती है गतिज ऊर्जा? वस्तु के द्रव्यमान m और उसके वेग v पर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से 15 मीटर की ऊंचाई तक उठाई गई है। अब देखो m दिया हुआ है और h भी दिया हुआ है, इसमें विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। जी हाँ, ऑलरेडी दिया हुआ है, वही है mgh कर लेंगे हम। m हमारे पास m कितना है? हमारे पास 20 किलो। h कितना है? 15 मीटर और g दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इनको जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2940 जूल आ जाएगा। स्थितिज ऊर्जा कितनी है? 2940 जूल।